नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर। ये तो आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट वन ऑफ द मेजर टॉपिक है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स। अब यहाँ पर हर साल आपको 10 से लेके 31 क्वेश्चन तक वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलें तो 10 से 15 क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट सेक्शन से आते हैं, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो मेजर इनिशिएटिव्स के ऊपर होते हैं, और ये हर बार आप देखेंगे कि करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आप मेजर इनिशिएटिव जो भी इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ना चाहते थे, आपको इस एक कंप्लीट वीडियो में मिल जाएंगे। ऑल्दो यहां पर आपके मेजर कन्वेंशंस कवर नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि उनके लिए मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको कन्वेंशंस भी सारे एक जगह मिल जाए। यहां पर हम कन्वेंशंस के अलावा जो भी मेजर इनिशिएटिव न्यूज में रहे हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको कवर करने वाले हैं। अब देखिए, इन्वायरमेंट आपका इतना मेजर टॉपिक है, इसमें से क्लाइमेट चेंज भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हर साल एक या दो क्वेश्चन आता है, जहां पर या तो मिटिगेशन के ऊपर फोकस होता है, या फोकस होता है किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या कोई नए इनिशिएटिव के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी मेजर आर्टिकल आपका आया है न्यूज में, मेजर इनिशिएटिव आया है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं लॉस एंड डैमेज फंड, इसके बारे में। देखिए, इसे समझने से पहले आपको समझना होगा क्लाइमेट चेंज होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया में लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक पैटर्न में आपको जब चेंज देखने को मिलता है, तो इसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। अब इसमें टेम्परेचर भी आ सकता है, प्रेशर भी आ सकता है, इसके अलावा रेनफॉल और बाकी जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, सब आ जाएगा यहां पे। अगर इनमें लॉन्ग टर्म में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, यानी टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर आपका डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, या रेनफॉल के पैटर्न में चेंज आ रहा है, इसे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। ग्लोबल फिनोमिना का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इससे कोई एक कंट्री इंपैक्ट नहीं होती है, इससे सभी देशों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, चाहे कम या ज्यादा। तो यहां पर इसी से निपटने के लिए एक फंड बनाया जा रहा है, लॉस एंड डैमेज फंड। देखिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हम या तो मिटिगेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पर हम उसके कारणों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, या अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करते हैं, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि भी अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो कैसे हम अपने आप को ढालें। बट कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पर आप ये देखते हैं कि भाई ना तो मिटिगेशन काम आता है और ना ही आपका काम आ रहा है अडेप्टेशन। मान लो जैसे ये इंडिया है, अब इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, अब यहां पर अगर कोस्टल फ्लडिंग होती है तो इसके कारण बहुत से लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो इस तरह के इंपैक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि इसे हम रोक नहीं पा रहे, तो इस तरह के इंपैक्ट को कम करने के लिए, कुछ इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करने के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है, जहां पर ना केवल हम इकोनॉमिक लॉसेस जैसे प्रॉपर्टी लॉस, लाइवलीहुड का लॉस या बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कवर कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी और कल्चरली इंपॉर्टेंट साइट्स को भी कवर कर रहे हैं। अब यहां पर आपको यह याद रखना है कि भाई ये जो कंपनसेशन है, ये हर कंट्री को नहीं मिल रहा है, ये कंपनसेशन आपकी मोस्ट वनरेबल कंट्रीज को ही मिलेगा। अब इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी 1990 में बाय अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। अब ये है क्या स्मॉल आइलैंड स्टेट्स? जिसे आपने फिजी देखा होगा, एक छोटा सा टापू है, आइलैंड नेशन है। अब ऐसे ही आपको बहुत से छोटे छोटे नेशंस के बारे में पता होगा, जैसे मालदीव्स हो गया, या आप और कोई आइलैंड्स के बारे में जानते हो। तो यहां पर इनके ऊपर जो इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, वो बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने कहा था कि भाई 1990 के दशक में कि भाई आप इस तरह का फंड बनाइए, बिकॉज हमने क्लाइमेट चेंज में इतना ज्यादा कुछ नहीं किया है, हमारी तो इकोनॉमी में से इतना एमिशन होता भी नहीं है, बट आपके कारण ये हो रहा है, तो आप हमें कुछ पैसा प्रोवाइड कीजिए, ऐसा इन्होंने कहा डेवलप्ड कंट्रीज को। अब देखिए, ये तो है वैसे छोटे मोटे देश, इनकी बात तो कोई सुनेगा नहीं। तो यहां पर इनकी डिमांड को आगे फर्दर रखा गया G77 और चाइना द्वारा। G77 का हिस्सा है भारत। बाकी कंट्रीज के बारे में जानने की जरूरत इतनी नहीं है, क्योंकि 77 देशों के नाम याद रखना थोड़े मुश्किल रहेगा, और हो सकता है कि यूपीएससी अगर इसमें से सवाल पूछे तो आपको याद रखना कि चाइना इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका पार्ट है, तो इतने में भी शायद एलिमिनेशन से अपना काम चल जाएगा। तो यहां पर इसकी डिमांड G77 प्लस चाइना ने रखी थी COP26 में। अब ये फंड बनाने की बात हुई थी, तो COP27 जो कि इजिप्ट के एक शहर
शर्म अल शेख में हुई थी इस साल, उसके अंदर यहां पर इस फंड को एस्टैब्लिश करने की बात की गई। मतलब पहली बार ये बात एक्सेप्ट कर ली गई कि भाई ये ऐसा एक फंड क्रिएट करेंगे जो कि लॉस एंड डैमेजेस से डील करेगा उन कंट्रीज के जो कि आप यहां पर ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके। अब एक सवाल आता है कि यहां पर पैसा कहां से आएगा। तो आपको याद रखना है कि मेजरली जो पैसा आएगा वो आएगा डेवलप्ड कंट्रीज से। उसके अलावा जो पैसा आएगा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से भी आ सकता है और प्राइवेट सोर्सेज से भी आ सकता है। मतलब लाइक आप खुद भी कुछ पैसा डाल सकते हैं इसमें, कोई जैसे फंड वगैरह क्रिएट कर दिया, उसमें कोई डोनेशन वगैरह देना चाहता है वहां से भी आ सकता है। प्लस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा हो गया, अंबानीज हो गया, अडानीज हो गए, मतलब ये तो अपनी कंट्री के हो गए, डेवलप कंट्रीज के जो अंबानी अडानी हैं वो इसमें पैसा डालेंगे। अब एलिजिबिलिटी किस किस की रहेगी इस फंड को हासिल करने में, तो आपको ये याद रखना है कि ये उन डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा मिलेगा जो ज्यादा वनरेबल है, जो क्लाइमेट चेंज का जिनके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां पर एडवर्स इंपैक्ट क्लाइमेट चेंज का बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उसमें जहां पर आपको सीवियरली इंपेक्टेड सिटीज देखने को मिल रही है या आप कह सकते हैं कंट्रीज देखने को मिल रही हैं, सिर्फ उन्हीं को ये पैसा मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मिडिल इनकम ग्रुप में सभी को ये पैसा मिलेगा, ये वहां पर सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को मिलेगा मिडिल इनकम ग्रुप्स में जो बहुत ज्यादा इससे इंपैक्ट हो रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है अवेयर के बारे में, दैट इज एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन और रेजिलियंस। अब ये भी इनिशिएटिव आपका COP27 में लिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं WMO का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे WMO के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ पता होता ठीक रहता। तो 1950 में ये WMO बना था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशलाइज एजेंसी है UN की सिंस 1951। इंडिया भी इसका पार्ट है एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। वैसे इनिशियली इसका नाम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो कि 1873 की वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस से निकल के आई थी, बट बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद इसका नाम चेंज हो गया। तो यहां पर आपको इसके बारे में इतना जानना जरूरी था। बट अभी हम बात करते हैं ये अवेयर प्रोग्राम क्या है। बेसिकली यहां पर हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम वाटर लॉसेस को कम कर सकें, हम कैसे शहरों में और बाकी एरिया में जहां पर पानी की कमी है वाटर की सप्लाई को इंप्रूव कर सके और वाटर रिलेटेड जो अडेप्टेशन एक्शंस हैं उसको हम कैसे बेटर इनसिंक कर सके, जहां पर हम एक लिंकेज एस्टैब्लिश कर सके वाटर एंड क्लाइमेट एक्शंस के बीच में, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो कि सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करता है, हम इसको भी फुलफिल कर सके। अब देखिए होता क्या है कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करते हैं, बट क्लाइमेट चेंज का एक मेजर इंपैक्ट है कि भी जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसके कारण वाटर की सप्लाई में कमी आएगी। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई हम वाटर लॉसेस को कम करने के लिए फोकस करेंगे और वाटर की सप्लाई को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे अंडर दिस लाइक इनिशिएटिव। तो यहां पर इस इनिशिएटिव के बारे में आपको इतना ही जानना था। अब इसके बाद COP27 में एक और इनिशिएटिव लिया गया था, उसके बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। ये इंडिया बेस्ड इनिशिएटिव है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने एक इनिशिएटिव, एक फंड स्टार्ट किया है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। अब इस फंड को बनाने का मेजर मकसद क्या था? देखिए यहां पर हम कहीं ना कहीं डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में और इवन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में भी। इसके अलावा यहां पर इनिशियली इसमें कमिटमेंट की गई है कि $50 मिलियन हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल के लिए। और इसमें हम पहला जो इनिशिएटिव कवर करने वाले हैं दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट्स। अब इसको सपोर्ट करने के लिए काफी सारी कंट्रीज भी आगे आई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया होगी, यूरोपियन यूनियन होगी, यूके हो गया, इंडिया हो गया। इसके अलावा कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको सपोर्ट कर रही है, जैसे UNDP और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी UNDRR, ये भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये भी एक इनिशिएटिव COP27 से ही निकल के आया था। अगर बात की जाए कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका ये एक इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया का लेड एक इनिशिएटिव है, जो कि सेकंड मेजर इनिशिएटिव है इंडिया का आफ्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मतलब कहीं ना कहीं ये पहला था, वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमने ये कोलिजन बनाया था ये पहला था,
जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये दूसरा हमारा मेजर इनिशिएटिव था। बट ये ही दो हमारे मेजर इनिशिएटिव है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट मेजर इनिशिएटिव है आपका ग्लोबल शील्ड प्लान या ग्लोबल शील्ड फंड भी बोल सकते हो आप इसे। अब ये जो इनिशिएटिव है ना, ये G7 कंट्रीज प्लस V20 का है। अब आप सोच रहे होंगे ये V20 क्या है और क्या ये 20 ही देश है? देखिए G7 में तो 7 ही देश हैं, पहले 8 हुआ करते थे, बट क्रीमिया वाले इंसिडेंट्स के बाद से रशिया इसका पार्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं रशिया को निकालने के बाद जो मेजर 7 इकॉनमी बचती हैं आपकी, वो इसमें आ जाती हैं। अब V20 क्या है? ये वनरेबल 20 है, बट इसमें 20 देश नहीं है, ऑलमोस्ट 58 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनका मतलब जो फॉर्मेशन है, ये आपकी बेसिकली क्लाइमेट वनरेबिलिटी फोरम जो 2015 में लीमा में मीटिंग हुई थी ना, वहां से बेसिकली ये V20 एस्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पर ये डिमांड क्या कर रहे हैं, ये चाहते क्या है कि भाई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी डिजास्टर आ रहे हैं ना, इनका जो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो चुका है और इसके कारण बहुत सी कंट्रीज को बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। अब जैसे अभी रिसेंट में आपने पाकिस्तान में देखा होगा, एक तो कंगाली, ऊपर से आटा गिल्ला। अब इसका क्या मतलब हुआ? भैया पाकिस्तान में वैसे इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही थी, प्लस वहां पर रिसेंट टाइम में आपको फ्लडिंग भी देखने को मिला, तो इससे पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी ना। तो यहां पर पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जिसको GS फंडिंग मिल रही है, यानी ग्लोबल शील्ड फंडिंग मिल रही है। बट यहां पर मेजर फोकस यही है कि कैसे हम प्रोटेक्शंस के जो गैप है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जो हमने अलग अलग लाइक मिटिगेशन और बाकी स्ट्रैटेजी अपनाई है, अडेप्टेशन की स्ट्रैटेजी, उसमें जो गैप है उनको कैसे फुलफिल या आप कह सकते कवर करें, उसके ऊपर हमारा फोकस है। अब यहीं पर आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक और इनिशिएटिव भी याद रखना, दैट इज टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब ये जो है ये अभी रिसेंट टाइम में लॉन्च किया गया है। ये पहला आपका ज्वाइंट फ्रेमवर्क है जहां पर आप ये कह सकते हो कि भाई हम फोकस कर रहे हैं हाई पोटेंशियल सेक्टर्स पे। अब हाई पोटेंशियल सेक्टर्स वो हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो ज्यादा होगा। जैसे वाटर अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी जैसे ही क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, ऐसे ही एनर्जी की डिमांड इंक्रीज होगी जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग AC वगैरह डिमांड करेंगे एंड एनर्जी उससे बढ़ेगी। देन यहां पर फूड की अवेलेबिलिटी डिक्लाइन करेगी, बिकॉज आप ये देखेंगे कि भी जो ड्रॉट्स है इनके कारण क्रॉप फेलियर होने लगेंगे। तो इनके ऊपर हम कैसे फोकस करें, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करें, इसके लिए अगले 4-5 साल के लिए हम वर्क करने वाले हैं। तो इसे लॉन्च किया गया है फॉर द ईयर 2023 से 27 के लिए, 5 सालों के लिए। और ये मेजर आपके जो पोटेंशियल सेक्टर्स है जिसके ऊपर हाई इंपैक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर हमारा फोकस यहां पर खासकर रहने वाला है। देन कम्स योर ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट अलायंस है, इसको भी याद रखना। अब इसे किसने लॉन्च किया? देखिए इसे लॉन्च किया आपके इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2009 में बनी थी एंड इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। और इसे 2009 में लॉन्च किया गया था फ्रॉम बॉन जर्मनी, मतलब जो जर्मनी की जगह है ना बॉन, वहां से। इसके अलावा यहां पर इसमें सपोर्ट कर रहा है आपका डेनमार्क एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। अब इनका कहना क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ये 7500 किलोमीटर की है। अब जितनी कोस्ट लाइन है आप ये मान लीजिए उतना ही यहां पर ऑफशोर एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जमीन है ये, इससे इस साइड आपको बहुत सा एरिया देखने को मिलेगा जहां पर आप कह सकते हो कि एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल वाटर आता है। तो यहां पर हम ऑफशोर एरिया में विंड पावर को जनरेट करने के लिए फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज तो लैंड पार्ट पे आप ये देखेंगे कि भी इतनी ज्यादा जमीन मिलना मुश्किल है। और क्योंकि ऑफशोर एरिया में आपको ये भी देखने को मिलता है कि विंड काफी अच्छी स्पीड पे बहती है, मतलब फ्लो करती है। आप ये कह सकते हैं कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों से ही इसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहां पर फोकस इसके ऊपर रहने वाला है। तो इस अलायंस का बेसिकली पर्पस क्या है कि ऑफशोर में हम विंड पावर को कैसे जनरेट कर सकें, उसकी डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के ऊपर इसका फोकस रहेगा। अब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सभी मिलकर एक साथ आए हैं और COP27 में कुछ नई कंट्रीज इसे ज्वाइन करी हैं, दैट इज जर्मनी, जापान, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आपको याद रखना कि आने वाले फ्यूचर में इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। अब एक ऐसे ही इनिशिएटिव ना COP26 में USA भी लेके आया था, USA वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ लेके आया था। इस इनिशिएटिव का नाम था फर्स्ट मूवर कोलिजन
स्टीयरिंग बोर्ड। अब अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, तो दैट्स वाई अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका मानना था कि भाई 7 मेजर आपकी इंडस्ट्री है, जैसे एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग, कंक्रीट, ये सभी इंडस्ट्रीज ना ऑलमोस्ट 30% आपके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इनसे एमिशन कम हो सके, मतलब जीरो एमिशन कार्बन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा फोकस होगा। तो इसके लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो अभी इसका कमर्शियल कैसे इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाए, कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जाए, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एंड अभी रिसेंट टाइम में इंडिया ने ज्वाइन किया है इसका स्टीयरिंग बोर्ड को, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया भी पार्ट है फर्स्ट मूवर कोलिजन का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में आपको इसके बारे में पढ़ने को मिला नहीं होगा। अब देखिए, वर्ल्ड ओवर हमने इस बहुत सी बातें कर ली, अब बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से थोड़ा और। अब इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी सबमिट की है, दैट इज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी कहाँ सबमिट की है, क्या है इसके अंदर, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि इंडिया अचीव करना चाहता है 2070 तक नेट जीरो को, मतलब कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर भारत में 100 यूनिट कार्बन के जनरेट हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई 100 यूनिट को हम एलिमिनेट भी कर सकें। तो ये हमने अचीव करना है 2070 तक। बट इसके लिए हमें अभी से स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिजाइन की है, जो कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में प्रेजेंट भी की गई है, सबमिट की गई है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला तो हम हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च कर दिया गया था, जैसा आप जानते हैं, 2021 में। और हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन पर। अब ये तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हीटअप करते हैं, जिससे हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके इस इलेक्ट्रोलिसिस को परफॉर्म करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी अगर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आता है, तो इसे कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को अपनी ऑलमोस्ट डबल कर देंगे 2032 तक। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि भी हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करेंगे 2025 तक। साथ के साथ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैक्सिमम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ताकि जो एमिशंस हैं उनको हम कम कर सकें। इसके अलावा कोशिश ये भी रहेगी कि डेवलप कंट्री से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को हम मोबिलाइज कर सकें। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में हमने यही कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर को रोक सकें, और प्रेफरेंस ये रहेगी कि 1.5 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा हम टेम्परेचर को राइज करने ना दें। अब ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, ये दी क्यों इंडिया ने, इसके पीछे भी तो कुछ राज होगा ना। तो राज सिर्फ इतना है कि भाई जब पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, तो उस पेरिस एग्रीमेंट की एक आर्टिकल नंबर 4.19 था। इसके तहत ये कहा गया था कि भाई आप इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में तो बता रहे हैं, ठीक है, बट उसके अलावा आपको बताना होगा कि आपका लॉन्ग टर्म लो कार्बन गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसीलिए भारत ने ये सबमिट करवाया, क्योंकि COP26 तक वैसे तो सभी पार्टीज को कहा गया था कि भाई आप सबमिट करवा दीजिए, बट जो नहीं करवा पाए थे तो उनके लिए 27 लास्ट डेडलाइन था। अब ये जो आपका लॉन्ग टर्म जो ये लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें एक चीज के ऊपर खास फोकस किया गया है। अब क्या है वो, देखिए, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन मतलब, देखिए, क्लाइमेट को लेके हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। ठीक है जी, क्लाइमेट चेंज को तो होने से रोकना ये सबकी ही कॉमन जिम्मेवारी है। बट इसमें ज्यादा जिम्मेवारी है डेवलप्ड कंट्रीज की, बिकॉज इन्होंने अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत सा कोल बर्न किया है, और जिसके कारण आप ये देखते हो कि भाई आज की डेट में वर्ल्ड परेशान चल रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज की ज़्यादा जिम्मेवारी है एज कंपेयर टू डेवलपिंग, और इसमें रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी फोकस किया गया है। अब रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी क्या है, अब देखिए, चाइना जैसी इकॉनमी है, चाइना चाहे डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, बट चाइना के पास पैसा बहुत है, क्योंकि चाइना जो है बहुत सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, तो इनके पास पैसा बहुत है। तो इनकी कैरिंग कैपेसिटी की कुछ हद तक ये खुद भी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, मतलब कितना उनके पास कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली ही हर कंट्री को पैसा, या आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन, देना होगा।
कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि कैसे एमिशन को कम किया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये कही जाती है कि भाई ये जो आप ये कह सकते हैं कि आईएनडीसीज थे, ये आईएनडीसीज तो थे मैंडेटरी, मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तो क्या नेसेसरी थे। बट ये जो एलईडी है, मतलब कि जो ये आपका लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, पहली बात ये आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज, ये जो आईएनडीसीज थे वो बहुत नैरो थे, बट ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी। और लाइक आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्या लाइक इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा, क्या लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर रहेगा गवर्नमेंट का, इन सब के बारे में भी इस स्ट्रैटेजी में बात की जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई इंडिया का मेजर फोकस तो यही है कि बाय 2070 हम क्या करेंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इनमें से ये जो आपको स्लाइड्स देखने को मिल रही हैं, इन स्लाइड्स में भी इसी बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमारा, दैट इज अबाउट स्टॉकहोम्स। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी, अब देखिए दो चीज़ें हैं। कन्वेंशन जो है स्टॉकहोम की, वो हम कवर करेंगे कन्वेंशन वाले पार्ट में जो अपकमिंग हमारी वीडियो रहेगी। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस की, जो कि 1972 में हुई थी। ये पहली आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंस थी। अब इसको 50 साल कंप्लीट हुए थे तो लास्ट ईयर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है इस साल यूपीएससी इसके ऊपर प्रीलिम्स में कुछ पूछ ले। तो 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ओरिजिनल नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो इस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये आई कहाँ से, क्या इसके पीछे हिस्ट्री रही, और किस तरह से हम आज की डेट में इसे देखते हैं। तो देखिए, पहली बार इन्वायरमेंट या क्लाइमेट से लेके रिलेटेड डिस्कशन आपकी 1968 में हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब इसके बाद होता ये है कि 1967 के आसपास हुआ था ये, कि हमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिली थी जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना, वो राइज कर रहा है। तो इसके बाद 68 में जनरल असेंबली में पहली बार डिस्कशन हुई। अब स्वीडन ने कहा कि भैया ये तो बहुत गहन मुद्दा है, आप एक काम कीजिए, आप इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस सभी वर्ल्ड लीडर की बुला लीजिए। तो ये तब उस समय स्टॉकहोम में हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। बट ओरिजिनल में इसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि भाई 15 से 16 जून के बीच में हुई थी 1972 में ये। इस कॉन्फ्रेंस में जो मेजर थीम थी, ओनली वन अर्थ, मतलब एक ही धरती है, इसे बचाने की ज़रूरत है। और ऑलमोस्ट आपके 122 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, अब 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो लाइक जो आपकी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, उसने कहा कि भाई एक बारी देख लेते हैं कि भाई क्या सिनेरियो चल रहा है अभी ग्लोबल स्टेज पे, क्या हम जो वाकई उस समय हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कमिटमेंट की थी उसे फुलफिल भी कर पाए हैं कि नहीं। तो इसके बारे में चेकिंग के बारे में थी अपनी एक्चुअल में अभी स्टॉकहोम +50 की जो कॉन्फ्रेंस थी। अब इसमें मेजरली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है हमारा। देखिए, एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा हमारा फोकस रहेगा पोल्यूशन के ऊपर, तीसरा हमारा फोकस रहेगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज, आपका पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट इसी में आ जाएगा। नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये तीसरा आपका सेगमेंट हो जाता है। इन 3 के ऊपर हमारा फोकस रहता है, एंड फोकस इस पे भी रहता है कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर सकें। अब जब ये 1972 में हुई थी ना, जिसको अभी हम चेक कर रहे हैं कि भाई अब हम एक्चुअल में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस समय ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी, इसके आउटकम में रही थी एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जिसको ऑलमोस्ट जो 122 कंट्रीज पार्टिसिपेट करे थे, उसमें से 70 ने इसे अडॉप्ट किया था, जिसे हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें 26 प्रिंसिपल थे। इन 26 प्रिंसिपल्स के अलावा एक एक्शन प्लान निकल के आया था। अब ये एक्शन प्लान क्या था, देखिए, इसमें 3 मेजर कैटेगरी के ऊपर हमने फोकस किया था, जिसके अंदर 109 रिकमेंडेशंस थी। पहली जो कैटेगरी थी, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम के ऊपर हमने फोकस किया था, वॉच प्लान कहा था इसे। देन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड इंटरनेशनल मेजर्स, इनके ऊपर हमारा खासा फोकस रहा था। बट मैं ये कहूँगा कि इस एक्शन प्लान के बारे में भी अगर आप ना भी याद रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको बस ये याद रखना है कि इसकी आउटकम में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन रही थी, जिसमें 26 प्रिंसिपल थे।
अब क्योंकि इतनी पुरानी कन्वेंशन हो चुकी है कि इसके प्रिंसिपल्स के बारे में इतनी डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगा। देन एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, 109 रिकमेंडेशंस थी, बट उसको फर्दर अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ एक्शन पार्ट पे थी, ठीक है जी, कुछ लाइक कैसे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में हम कैसे परफॉर्म करें उसके ऊपर थी, कैसे इंटरनेशनल मेजर्स को हम और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और बेटर कर सके उसके ऊपर थी। देन एक थी आपकी वॉच प्लान के ऊपर, जहाँ पर हम असेसमेंट वगैरह करते हैं। तो ये आपका एक्शन प्लान का बेसिक आपका एजेंडा रहा था। देन इस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है, बट इसके साथ साथ एक चीज़ जो है जो आपको याद रखनी है कि जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, स्टार्ट होने से एक दिन पहले आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, दैट इज़ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो आगे चलकर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। तो अपकमिंग वीडियोस में एक वीडियो मेरी ये भी रहेगी, मेजर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जिससे कि आपको ये सभी ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल शॉट में मिल सके। तो ये आपको याद रखना है कि भाई लाइक ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट होती है, बट अभी हमारा ध्यान अभी रिसेंट टाइम के क्या मेजर इनिशिएटिव रहे हैं उसके ऊपर है। तो अभी के लिए हम अपने लाइक गलियारों को इतना ज़्यादा वाइड नहीं करते हैं कि हम दिशा ही भटक जाएं। तो आइए अब वापस आते हैं, एंड ये सब मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपना आ जाता है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है 2017 में पहली बार हुई थी, अभी दूसरी ही आपकी कॉन्फ्रेंस होके हटी है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो यूएन के जो हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में, वहीं पर ही हुई थी। अभी ये जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई है, इसे को होस्ट किया आपके केनिया ने और साथ के साथ पुर्तगाल ने। अब यहाँ से निकल के आई है आपकी लिस्बॉन डिक्लेरेशन। ये जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है आपकी यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, इसमें से जो नई डिक्लेरेशन निकल के आई है दैट इज लिस्बॉन डिक्लेरेशन। इसका टाइटल है आर ओशन आर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इसको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसके बीच में से जो डिक्लेरेशन वगैरह निकल के आती है, तो इसमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो इस वजह से इसकी भी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। अब जैसे बहुत ज़्यादा कोई पुरानी हो जाए ना, तो उसके डिक्लेरेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका मेजर थीम आपको पता होना चाहिए कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था या पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए था, वो मेजर आपको पता होना चाहिए। बट जो अभी करंट में हुए ना, उसकी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई 2030 तक, पहली चीज ये कहता है कि डिक्लेरेशन में कि 2030 तक हम 30% तक नेशनल मरीन टाइम जोन्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट। दूसरा ये कहता है कि भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है या क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ओशंस के ऊपर, तो हम इसके लिए रिसर्च वगैरह के लिए फंड प्रोवाइड करेंगे। मतलब फंडिंग होगी कि ओशन की एसिडिफिकेशन को कैसे रोक सकें, क्लाइमेट रेजिलिएंट कैसे बना सके ओशन को, कैसे ओशंस की बेटर सर्वेलेंस कर सके उसके ऊपर। देन हम कोशिश करेंगे एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है, इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सके बेटर वे में, जिसमें आप कवर करते हैं लाइफ बिलो वाटर। अब जैसे ये लाइफ बिलो वाटर है, तो इसमें लाइक हम कोशिश करेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे कंजर्व कर सके, और इसमें वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है इसको हम इंश्योर करेंगे, वो काफ़ी क्रिटिकल है। इसके अलावा यहाँ पर हम प्रोटेक्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी को इन दोज एरिया जो कि हमारे नेशनल जुरिस्डिक्शन से भी बाहर हो। जैसे मान लीजिए कि जो हाई सी है, हाई सीज में भी हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि देखिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा होता है 200 नॉटिकल माइल तक। अब उसके बियॉन्ड अगर हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है दैट इज कमिंग अंडर हाई सीज, तो हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा फोकस होगा। साथ के साथ 2040 तक हम कैसे कार्बन न्यूट्रल हो सके, कार्बन न्यूट्रल इन द सेंस कि भाई जितना कार्बन एमिट करें उतना ही अब्जॉर्ब करें, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। तो इसके साथ साथ शायद मैंने एक पॉइंट आपको पता नहीं बताया है कि नहीं, फंडिंग इस चीज़ पे भी रहेगी कि कैसे ओशन एसिडिफिकेशन वगैरह और बाकी चीज़ों को ऐसे को रोक सकें। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया का भी इसमें एक इनिशिएटिव आप याद रख लेना। इंडिया ने भी कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, दैट इज कोस्टल क्लीन सी कैंपेन। अब इसे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के नाम से भी जाना जाता है। एंड सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर तो हमने बैन लगा ही दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये क्या है, कौन इससे डील कर रहा है, तो यूरोपियन यूनियन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब क्यों हो रहा है इसको समझते हैं पहले, फिर इसके बारे में हमें ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए,
यहां पर एक नया लेजिस्लेशन आया यूरोपियन यूनियन में जिसे कहा गया फिट फॉर 55। अब इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं कि भाई हम ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को 55% तक कम कर देंगे बाय 2030। अब अगर ऐसा करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि इनके यहां पर जो कॉस्ट है किसी भी चीज की वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो स्टील को ये पहले इस तरह से जनरेट कर रहे थे कि भी जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी उससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा था 100 यूनिट। अब इन्हें घटाकर उसे 45 पे लेके आना है, मतलब ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। अब ग्रीन एनर्जी क्योंकि कॉस्टली है तो ये स्टील की कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो अब होगा क्या, इनकी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो इसी को कम करने के लिए बेसिकली आया है आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मींस यहां पर इन्होंने ये कहा कि भाई हम फिट फॉर 55 एक लेजिस्लेशन लेके आए हैं जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि भाई यूरोप में जो भी कार्बन एमिशन हो रहे हैं उसे 55% तक डिक्रीज कर देंगे बाय 2030 और 2050 तक हम नेट जीरो एमिशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब अगर ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा इससे। तो यहां पर इन्होंने एक लीगली बाइंडिंग प्रोविजन को अनाउंस कर दिया जिससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके ताकि कोई भी बाद में पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह आते हैं यहाँ पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना देखने को मिले। ताकि जैसे आप ये मानिए कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको ये प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ साथ इंडिया के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे इंडिया ई व्हीकल्स के सेगमेंट पे बहुत फोकस कर रहा है। तो कल को अगर अपना ई व्हीकल वाला जो सेगमेंट है वो अच्छा रन करता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर जाके इसे बेच भी सकते हैं ई व्हीकल्स को। तो अपने लिए तो बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। अब यहां पर इसके अंदर क्या मेजर प्रोविजन है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मान लो स्टील है, स्टील को जनरेट करते हुए बहुत सा कार्बन एमिट हो रहा है, तो हम उस स्टील को रिप्लेस करके ग्रीन स्टील से रिप्लेस करके हम यहां पर ग्रीन स्टील को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मींस यहां पर उन सभी प्रोडक्ट को डिस्करेज करने की बात की जा रही है जो कार्बन इंटेंसिव हो। साथ के साथ क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर प्रावधान लेके आए हैं। मतलब हम इन द सेंस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई देखिए अगर 55% एमिशन को कम करना, रिड्यूस करना है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट भी करना है तो आपको क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिएगी जो इन चीज़ों को चीपर रेट पे बना सके। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिएगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रखे गए हैं कार्बन एमिशन के लिए वो 2005 के रखे गए हैं और बाकी आपको यहाँ पर और ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो बाकी चीज़ें मैंने आपको मोर और लेस क्लियर कर ही दी थी कि जैसे फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो यहाँ पर इस टैक्स को पे करेंगे, लाइक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंडर पैसे वो पे करेंगे। खासकर यहाँ पर फोकस रखा है, जैसे स्टील का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एल्यूमिनियम, सीमेंट, आपका फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके मेजर यहाँ पर चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। देन अगर इंडिया और यूरोप के ट्रेड रिलेशन की बात करें तो अपने जो ट्रेड रिलेशन है दैट इज़ अराउंड $74 बिलियन के आसपास के इनके साथ रहे हैं 2020 में और अभी थोड़े इंक्रीज हो गए हैं 2021 एंड 2 में। तो अभी हम इनके थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। ऑल्दो अब ये अपने ट्रेड के ऊपर क्या इम्पेक्ट हो सकता है, देखिए अगर ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लगता है ना तो इंडियन इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं थोड़ी डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होगी क्योंकि अपने यहाँ पर अभी भी कोल्स वगैरह का इस्तेमाल होता है इन सभी चीज़ों को बनाने में। तो तभी हम भी फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर ट्रांजिट कर सके। और अब अगला जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। तो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान फ्रांस और इंडिया ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इनिशियली में हमारा जो एम था कि जो ट्रॉपिक्स के बीच में जो कंट्रीज हैं जहाँ पर आपका सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड रहता है, यानी कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ की जो कंट्रीज हैं इनके ऊपर हमारा मेजर फोकस था। अब जनरली जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और यहाँ पर इनके पास इतना ये नहीं कह सकते कि ना तो टेक्नोलॉजी है ना इतना पैसा है कि ये जो सोलर एनर्जी है इसको ये जैसे सोलर सेल वगैरह है इसको ये परचेज कर सके। तो एक तरह से जैसे आप ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन की ओपेक देखते हो, ये सोलर अलायंस जो है वो कुछ उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कोशिश ये है कि सस्ते दरों पे हम सोलर सेल्स को
कैसे या सोलर टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेस कर सके, इसके ऊपर फोकस है हमारा। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे को बता दो। ऑल्दो मैंने एक इनिशियल दो वर्ड्स तो लिख ही दिए। अब यहाँ पर इसका विजन क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई हम सन को और ज़्यादा ब्राइटर बनाएंगे बाय यूटिलाइजिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। अब इसके अलावा इसमें मिशन हमारा ये है कि भाई कोई भी घर पीछे ना छूट जाए, हर घर में हम बिजली यानी लाइट को पहुंचा सके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहता है। ये इसका एम अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं एनर्जी के एक्सेस को, इंश्योर करना चाहते हैं सभी की एनर्जी सिक्योरिटी को, एंड हम ट्रांजिशन जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका इंश्योर करना चाहते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। तो इनिशियली वैसे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के जो कंट्रीज थे उन्हीं के लिए ओपन था, बट अब तो सभी यूएन मेंबर्स के लिए भी ये ओपन है। तो दैट इज इट, मतलब मोस्टली आपको यही जानना जरूरी है। अभी तक 106 कंट्रीज ने इसे साइन किया है। अगर इन 106 की बात करें, इनमें से सिर्फ 86 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्चुअल में इसे रेटिफाई किया है। अभी अगर हम बात करते हैं तो इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, एंड इसके जो एक पर्सन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 4 ईयर का टेन्योर रहता है, एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, एंड ये हेड करता है पूरे आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इसका ऑब्जेक्टिव अफोर्डेबल बनाना है सोलर एनर्जी को, और कैसे हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और आप ये कह सकते हैं स्मॉल आइलैंड नेशंस में ये लो कार्बन ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ सोलर एनर्जी। इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, बिकॉज इन कंट्रीज, ये जो छोटे छोटे देश है ना, चाहे आप अफ्रीका के देश की बात करें या आप यहाँ के कहीं के भी देशों की बात कर रहे हैं, ये जितने भी ट्रॉपिक्स के बीच में देश हैं, दे आर नॉट दैट मच डेवलप्ड। इनके पास इतना पैसा नहीं है, मतलब बहुत से लोग यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कैसे इन देशों के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकें, एट द सेम टाइम एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कार्बन का कंजम्पशन कम हो एंड वो अफोर्डेबल भी हो। तो इन सभी पैरामीटर के ऊपर खड़ा उतरना चाहिए किसी टेक्नोलॉजी को जब हम उसे अडॉप्ट कर रहे हो। तो उसमें सबसे बेटर आपको सोलर एनर्जी ही देखने को मिलती है, तो दैट्स व्हाई वी वांट टू प्रमोट दैट आल्सो। तो यहाँ पर आप इस चीज़ के बारे में याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपना है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। अब इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 1991 में बना था वर्ल्ड बैंक के अंडर, ठीक है जी। 1992 में रियो आर्ट समिट होता है, इसे वर्ल्ड बैंक से अलग कर दिया जाता है, बट उसके बाद से भी वर्ल्ड बैंक अभी भी इसका ट्रस्टी है। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया इसका मेंबर भी है, मतलब आप ये कह सकते हो इंडिया इसमें डोनर भी है और रिसिपिएंट भी है। और इसका जो आप ये कह सकते हैं हेडक्वार्टर या कहाँ पर बेस्ड है ये, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका बेस है। एंड ये मोस्टली किस चीज़ के ऊपर फंक्शन करता है या काम करता है, तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट हो जिससे इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिलता हो, ये उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ये एक ऐसा आपका इनिशिएटिव है, या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या आप फैसिलिटी बोल सकते हैं इसे, जो ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर चुकी है। मतलब 200 से ज़्यादा इसके सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैं, और ये फोकस करता है कि कैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड को हम प्रमोट कर सके लोकल लेवल पे, एंड ये ग्रांट देता है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज को, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, चाइना, ये सभी देशों को। ये मेजरली 6 इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसमें फोकस करता है। पहला बायोडाइवर्सिटी हो गया, दूसरा क्लाइमेट चेंज हो गया, तीसरा इंटरनेशनल वाटर, ओजोन डिप्लीशन, फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो इसी वजह से जैसे यूएनसीबीडी है, इसमें भी ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का पार्ट है। देन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का भी ये पार्ट है। डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए जो हमारा यूएनसीबीडी है, सीसीडी सॉरी, उसका भी ये पार्ट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो पीओपी से डील करता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, उसको भी ये फाइनेंशियल एड देता है। मिनेमाटा कन्वेंशन, उसके अंडर भी ये पैसा देता है। तो इसके बारे में इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ फंड्स हैं जो ये मैनेज करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो स्पेशल फंड है जो आपको याद रखना है, दैट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। ये अडेप्टेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए खासकर फोकस करता है, जैसे एनर्जी हुई, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, इन सभी सेगमेंट में ये इन्वेस्ट करता है। ओवरऑल जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये बहुत ज़्यादा वनरेबल है। अब इनके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता कि ये खुद से टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके, क्योंकि R&D इतनी इनके पास कैपेसिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है।
तो यहाँ पर अडेप्टेशन के लिए चाहे नई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात हो, उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हो, उसे फुलफिल करता है। इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना हो, उसे भी करेगा। एग्रीकल्चर, जैसे मान लीजिए अब क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अब हमें नई वैरायटी ऑफ सीड्स के डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है, तो उसमें भी ये पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि भाई इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई है 2022 से लेकर 26 तक, जिसमें फोकस है 2 मेजर एरिया पे। पहला, कैसे सपोर्ट करे अडेप्टेशन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में, और दूसरा है कैसे हम स्ट्रेंथन करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, इनोवेशन को, और इसमें प्राइवेट सेक्टर की इंगेजमेंट को कैसे इंप्रूव करें, इसके ऊपर हमारा फोकस है। तो ये चीज आपको याद रखनी। एक इसका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड भी है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जैसे लाइक यू कैन से बांग्लादेश, तो ये भी 2001 में बनाया गया था। अब इसमें भी ये इम्प्लीमेंट क्या करता है, नेशनल अडेप्टेशन जो प्रोग्राम है, मतलब जैसे मान लीजिए बांग्लादेश ने अपना कोई अडेप्टेशन का प्रोग्राम बनाया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल एड देते हैं ये। इसके अलावा ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि भी जो अडेप्टेशन हम प्लान वगैरह कर भी रहे हैं वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हो। मतलब कहीं ना कहीं ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक मेजर फ्रेंड फिलोसफर गाइड बना हुआ है आपका। देन मेजर इकोनॉमी फोरम के बारे में भी बात कर लेते हैं, ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेसिकली इसका फंक्शन वर्क क्या है कि भाई हम कैसे स्ट्रेंथन करें क्लाइमेट एक्शन को, और कैसे एड्रेस करें जो ये एनर्जी और फूड जो शॉर्टेज चल रही है बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन और रशिया वॉर, इसके कारण। मतलब फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है और एनर्जी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना है। ऑल्दो इसको लॉन्च किया गया था 2009 में बाय दी यूएस प्रेसिडेंट, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। बट उस समय जब लॉन्च किया गया था तो इनका मेजर फोकस क्या था कि कैसे हम कॉम्बैक्ट करें क्लाइमेट चेंज को, मतलब क्लाइमेट चेंज इनका मेजर फोकस था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, तो इसे भी इसकी एम्बिट में डाल लिया। अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे इसमें कंट्रीज लाइक इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, ये सभी आ जाते हैं मेजर जो भी आपकी इकोनॉमीज हैं। अब इसमें इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा भाई हम लाइफ को फॉलो करेंगे। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये लाइफ है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है स्कीम को, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये इनिशिएटिव है क्या। अब इसके अलावा और भी बहुत से इनिशिएटिव इनके रहे हैं, जैसे कैसे ग्रीन शिपिंग के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, व्हीकल्स के एमिशन को ज़ीरो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर इसका फोकस रहा है। तो इन शॉर्ट इसके बारे में मेरे को नहीं लगता कि आपने किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा होगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इसके बारे में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट मेजर इनिशिएटिव है आपका वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि भाई आपको याद रखना है कि ये इनिशिएटिव है यूएई का, इसमें फोकस कर रहे हैं हम सस्टेनेबिलिटी पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह लो या सस्टेनेबिलिटी कह लो। अब सस्टेन का मतलब क्या होता है, इसे समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक भैया अनिल अंबानी है, एक है मुकेश। अब देखिए अनिल अंबानी का आपको पता होगा, इसने बहुत सी मूवीज में पैसा लगाया, इधर उधर पैसा लगाया, सब पैसा डूब गया, आज की डेट में बैंकक्रप्ट हो रखा है ये। अब इसने क्या किया, अपने जो रिसोर्सेज है उसको इतना ओवर एक्सप्लॉइट किया कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब मुकेश अंबानी की अगर हम बात करें, इसने अपने प्रेजेंट जो रिसोर्सेज है उसे इस तरह से यूटिलाइज किया कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे कहीं ना कहीं सेव करा जा सके। तो इसी पैटर्न को जब आप इकोनॉमी में देखते हैं एज अ लार्ज स्केल पे, जहां पर आप अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट ना करते हुए इस तरह से यूज करें कि भाई आपकी प्रेजेंट नीड को वो फुलफिल करे और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी हैम्पर ना करे, इसे कह देते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर अब इस इनिशिएटिव में यूएई क्या चाहता है कि देखिए यहां पर हम डिस्कशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं। इंडिया के जो लाइक इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है कि भाई हम कैसे लाइक ग्लोबल स्टेज पे जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे लाइक आपके एनर्जी सेक्टर्स एंड ऑल, ये सब हैं, इनमें कैसे ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं एंड सस्टेनेबिलिटी हमारा मेजर मुद्दा हो। ग्रीन इकोनॉमी इन द सेंस कि भैया इकोनॉमी में जो वेस्टेज है वो वेस्टेज कम हो, मतलब इट शुड बी डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट इन माइंड। मींस ऐसा ना हो कि भाई हम माइंडलेस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो,
हम जो भी अभी आज के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए तो सजोए ही, और साथ के साथ अभी भी इन्वायरमेंट के ऊपर उससे इम्पैक्ट कम हो, हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। दैट मीन्स ग्रीन इकोनॉमी, मतलब ग्रीन फंडिंग होगी, मीन्स पैसा भी ऐसा आएगा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस हो। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हैं तो वो भी इस तरह से जनरेट हो कि भाई इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम हो। सेम सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ कि भैया लॉन्ग टर्म में हम उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ जब हम इकोनॉमी को सस्टेनेबली रन करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स हम ग्रीन इकोनॉमी के पाथ पे हैं। तो हमारा मेजर फोकस यहां पर यही रहेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है अपना क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। अब देखिए CEM की अगर हम बात करें, अभी इसकी ऑफिशियल मीट हुई थी और इसे होस्ट किया था इंडिया ने। अब यहां पर हमारा फोकस क्या है कि भाई हम कैसे प्रमोट करें एनर्जी ट्रांजिशन जो कि क्लीन हो। अब आप सभी को पता है कि इंडिया में 2/3 जो एनर्जी है दैट इज कमिंग फ्रॉम कोल। अब हम चाहते हैं कि हम लाइक 50% अपनी एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से लेके आए, रिन्यूएबल एनर्जी हो हमारी। तो यहां पर ये जो ट्रांजिशन है दैट शुड बी स्मूथ। ऐसा ना हो कि भाई बहुत ज्यादा हसल हो जाए हमारी, हसल इन द सेंस कि भाई बहुत सारी परेशानी आ जाए। एकदम से कोल को छोड़ दिया, यहां पर बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर हम उस चीज को भी केटर करना चाहते हैं कि भाई लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ना आए इतना ज्यादा, एंड प्लस हमारी इकोनॉमी स्मूथली ग्रीन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए। देन यहाँ पर क्लीन पावर मतलब एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी। देन ग्रीन स्टील, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एंड हाइड्रोजन, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनके बारे में बेसिकली इस मिनिस्ट्रियल में डिस्कशन हुई थी जहां पर 29 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। एंड इनका मकसद क्या था, एम क्या था कि भाई आपस में देखिए हर डेवलपिंग कंट्रीज ये चाहते हैं कि भाई वो भी आगे भविष्य में डेवलप हो, बट एक दूसरे का साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही विश्व में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यूएसए है, हम यूएसए के साथ क्यों हैं? बिकॉज यूएसए कैन प्रोवाइड अस वेरियस टेक्नोलॉजीज जिससे हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो इन्हेंस हो सकती है। सेम अब जैसे मान लीजिए साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के कुछ अपने चैलेंजेस हैं, इंडिया के कुछ अपने चैलेंजेस हैं। तो अगर हम एक दूसरे के चैलेंजेस से कुछ सीखते हैं तो वैसी लर्निंग का कोई आप ये कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सेम यूएसए से हमने जो सीखा हम उसे भी यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब तो जो भी हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस है, नॉलेज है, उसको हम आपस में शेयर करेंगे सो दैट हम कॉमन पाथ पे चले ग्रीन इकोनॉमी के। तो ये यहां पर इसका मेन मकसद है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। अब ये जो फोरम की मीटिंग है ना, जो इंडिया का इनिशिएटिव है ना, ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये इसी के साथ हुआ है। मतलब ये जो आपकी 13th CEM की मीटिंग हुई थी, इसी के साथ ये मीटिंग भी हुई है। एक और मीटिंग हुई है आपकी मिशन इनोवेशन। ये मिशन इनोवेशन क्या है? ये मिशन इनोवेशन बेसिकली आपका यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है ये होस्ट करता है, और इसके साथ एक यूनिवर्सिटी है, शायद मेलॉन यूनिवर्सिटी, आप इसको याद रख लेना, ये मिलके इसको होस्ट करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली है क्या, 30 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि कैसे हम क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर सके। पिट्सबर्ग यूएसए में ये मीटिंग हुई थी, इतना जानना अपने लिए बहुत है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आ जाता है अपना साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। अब ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है आपका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का, प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इन तीनों ने मिलकर ये आपका इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब इसका एम ये है कि कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें कि भाई ये साइंस बेस्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स ले। अब यहाँ पर बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं कि भाई बिजनेसेस को भी ये कहना चाहते हैं कि भाई आप भी कुछ एम्बिशियस टारगेट लो, क्योंकि हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है। तो यहाँ पर बेसिकली उन्हीं एम्बिशियस टारगेट को फुलफिल करने के लिए कैसे प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज करा जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह का कोलिजन है गवर्नमेंट का। बेसिकली इसमें बिजनेस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएन की एजेंसीज भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, और यहाँ पर हमारा फोकस है कि कैसे नेट जीरो को अचीव कर सके आने वाले समय में हम सभी इंडस्ट्रीज में। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में प्राइवेट सेक्टर का भी रोल क्लाइमेट चेंज को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रहने वाला है। देन नेट जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि ई व्हीकल्स के ऊपर हमारा फोकस है,
हाइड्रोजन व्हीकल्स के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, हम सीएनजीज को भी प्रमोट कर रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में हमारा मकसद क्या है कि हम कैसे व्हीकल्स में से एमिशन को जीरो कर सके। तो इसके लिए एक काउंसिल बनाई है, 2020 में इसे फॉर्म किया गया था, और ये देखते हैं कि कैसे हम इस ट्रांजिशन को और तेजी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इंडिया में मतलब इंडिया की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेशन है नीति आयोग का, मतलब इंडिया की तरफ से नीति आयोग इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वेरियस मिनिस्ट्रीज को, वेरियस ऑटोमोबाइल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स हैं, उनको कैसे एक साथ लाएं और जो चैलेंजेस हमें सामने दिख रहे हैं हम उनको एड्रेस कर सके, ताकि ई व्हीकल्स के अंदर जो ट्रांजिशन है उसे फास्टर कर सकें और रिलेटिवली चीपर कर सकें। जैसे अभी जो कार्स हैं वो बहुत महंगी हैं, तो उनको कैसे और सस्ता किया जा सके, हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। देन लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। अब ये जो आपका इनिशिएटिव है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर का है। अब इसके साथ यहाँ पर है आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या है कि हम जो लर्निंग प्रोग्राम है उसे प्रैक्टिस बेस्ड बनाना चाहते हैं। जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड हमारे साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो मान लो अर्बन प्लानिंग के जो प्रोफेशनल्स हैं, अब मान लीजिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो यहाँ पर हम बेसिकली उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। जैसे एक बिल्डिंग है, इसे कैसे वो बेटर कर सकते हैं इसके बारे में हम उन्हें समझाएंगे। अब इसमें बहुत से प्रोफेशनल इसके साथ जुड़ेंगे ताकि क्लाइमेट सोल्यूशन के ऊपर हम फोकस कर सकें। आने वाले समय में आप सभी जानते हैं कि भारत की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रिजाइड करेगी बाय 2050। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि भाई क्लाइमेट चेंज को हम जो इम्पैक्ट है उसे रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मैसूरी में है, ये पहला इसका पार्टनर बन चुका है। तो दैट इज अबाउट ये आपका जो इंस्टीट्यूशन है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्रीन इवेंट टूल। अब होता क्या है कि जैसे इवेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, शादी ब्याह का, ये तो छोटे लेवल पे हो गया। बट आप देखिए कि जैसे एक्सपो मीटिंग होगी या बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, इवेंट्स होते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इवेंट्स के दौरान भी ना बहुत से आप ये कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें इन्वायरमेंट के ऊपर। तो हम कैसे इन्वायरमेंट के ऊपर इन नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, मींस कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं ग्रीन इवेंट्स, इसके ऊपर फोकस करता है ये। वैसे इसकी शुरुआत हुई थी UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, जो COP26 हुई थी स्कॉटलैंड में 2021 में, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। इसके लिए श्रेय जाता है आपका लाइक UNFCCC की जो सेक्रेटरीट है उसे, प्लस इसे लॉन्च किया था ऑनलाइन किसने, UNEP ने, और इसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, आपका गल्फ ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इन सभी का मिलके ये एक इनिशिएटिव है। अब इसके बाद जो लास्ट इनिशिएटिव है आज का हमारा, दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ये बेसिकली रिलीज किया आपका WMO ने। WMO के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। अब इस प्लान में हमने करा क्या, बेसिकली उसे समझते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सी ऑब्जर्वेशन मौजूद है अबाउट द ग्लोबल क्लाइमेट, बट इसमें ना कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, गैप्स हैं। तो हम उनमें कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में है ये पूरा सिस्टम। मींस यहां पर आप ये देखने की कोशिश करें कि कैसे वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर, लैंड और ओशन के ऊपर हम रेगुलर टाइम बेसिस पे ग्लोबल क्लाइमेट को ऑब्जर्व कर सके। इससे हम कैसे बेटर रिजल्ट ला सके, जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज है उसे टैकल करने में हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब बेसिकली यहाँ पर मेन मकसद क्या है कि हम कैसे ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव कर सके ताकि एंड रिजल्ट हमारा बेटर हो सके। ये वैसे इसमें साथ WMO का कौन दे रहा है, UNEP। इसके बारे में आने वाली हम अपने लेक्चर में बात करेंगे। एंड लास्ट एक प्रोग्राम शायद और रह गया, दैट इज ग्लोबल अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन। अब ये क्या है, देखिए आपको पता होगा कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा एंड स्टील हो गई, जिंदल होगी, तो मतलब इंडिया की कुछ इंडस्ट्रीज होगी, उसके अलावा इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, सेमन एनर्जी, ये सभी मतलब 13-14 की कंपनियों ने मिलकर ना एक ग्लोबल अलायंस बनाई है, ताकि जो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से, खासकर इंडस्ट्रीज की वजह से जो आपको कार्बन एमिशन देखने को मिल रहा है उसे कैसे रिड्यूस कर सके, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब ये पहली बारी आपकी ऐसी मीटिंग हुई थी UNFCCC COP27 के साथ। तो आपको ये याद रखना, अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन COP27 में स्टार्ट हुई थी, एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे कि कैसे इंडस्ट्रीज की वैल्यू चेन में हम कार्बन एमिशन को कम कर सकें। तो इन टोटल अपने आज के लेक्चर में यही सब मेजर इनिशिएटिव थे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थे। एंड
ये आपके पेपर में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई आर्टिकल के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आई होप आपने सभी ने ये वीडियो पूरी देखी हो, आपको अच्छी लगी हो। बाकी आपका कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में अपकमिंग वीडियोस में हम लेके आ रहे हैं मेजर कन्वेंशंस जो भी आपको क्लाइमेट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।